Assalamu alaikum and hello everyone. I'm Hira and today we're going to talk about history of discovery of viruses. We're going to have a look how the viruses was discovered. So, are you ready? Let's go. सबसे पहले बात करें वायरस की। वायरस क्या है? वायरस एक ए सेलुलर इन्फेक्शियस पार्टिकल है। मीन इट्स नॉट सेल इन नेचर। इसके अंदर एवरी टाइम जो एक्टिविटीज़ और फंक्शंस हैं वो परफॉर्म नहीं हो रहे होते जैसे कि दूसरे सेल्स के अंदर हो रहे होते हैं। इन्फेक्शियस पार्टिकल मीन ये जिस भी होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर जाएगा वहाँ पे डिजीज़ काज करेगा। इसके थोड़े से स्ट्रक्चर की बात करें तो ये न्यूक्लिक एसिड पर मुश्तमिल होता है। न्यूक्लिक एसिड मीन डीएनए या आरएनए इसका जेनेटिक मटेरियल होता है जो कि इनकैप्सुलेटेड होता है एक प्रोटीन कोट के अंदर जिसको कैप्सिड भी कहते हैं। वायरस का वर्ड डिराइव किया गया है एक लैटिन वर्ड से, वीनम से। वीनम मीन कोई भी पॉइजनस या डिजीज काजिंग सब्सटेंस। इन 1884 में लॉइस पास्चर ने और 1886 में एडोल्फ मेयर ने स्टडी किया था टोबैको के प्लांट को। ऐसा प्लांट जिसको डिजीज़ हुई थी टोबैको मोज़ेक डिजीज़। जब उन्होंने इस प्लांट को स्टडी किया तो उन्होंने वायरस के स्ट्रक्चर को प्रेजेंट किया, पेश किया। उसके अकॉर्डिंग जो वायरस है एक ए सेलुलर पार्टिकल है जिसके अंदर न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होता है और उस न्यूक्लिक एसिड को इनक्लोज किया होता है प्रोटीन। हम जो एक नेचर है वायरसेस की वो इतनी ज़्यादा इस्टेब्लिश नहीं हो सकी थी क्योंकि उस वक़्त के जो प्योर कल्चर मेथड्स थे उनके थ्रू वायरस को ग्रो नहीं कराया जा सकता था। नेचर मीन कि एक वायरस जो है वो किस तरह से रेप्लिकेट करता है, उसकी केमिकल कंपोजिशन क्या है, वो उसका मोड ऑफ एक्शन क्या है, वो किस तरह से होस्ट के ऊपर अटैक करता है, ये इतना डिटेल में पता नहीं चल सका था। डिमिट्री इवानोस्की ने 1892 में इंट्रोड्यूस करवाई थी टर्म फिल्टरेबल वायरसेस की। अब आपने स्काई से याद रखना है कि जिस तरह आसमान से बारिश होती है तो जैसे फ़िल्टर्स में से पास थ्रू हो जाती हैं चीज़ें और गुज़र के सुराखों में से नीचे आती हैं, इसी तरह आसमान में से जब बारिश होती है तो बारिश के कतरे भी उसमें से फ़िल्टर होके नीचे आते हैं। तो स्काई से इस तरह बारिश से आपने या स्काई वर्ड से याद रखना है कि जो इवानोस्की था उसने इंट्रोड्यूस करवाई थी टर्म फिल्टरेबल वायरसेस की। तो इसने सबसे पहले क्या एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था? उसने इन्फेक्टेड टोबैको प्लांट लिया था, उसके लीव्स लिए, उसने उनको क्रश किया और क्रशिंग के बाद उसने एक्सट्रैक्ट उसका प्रिपेयर किया। अब लीव एक्सट्रैक्ट को उसने एक फ़िल्टर से गुजारा, इसको पास्चर फ़िल्टर भी कहा जाता है। इस फ़िल्टर से उसने इसलिए गुजारा था कि ताकि जो सारे बैक्टीरिया वगैरह हैं वो रिमूव हो जाए। अब जब इस फ़िल्टर को जब उसने वो फ़िल्ट्रेट हासिल कर लिया, उस फ़िल्ट्रेट को उसने अप्लाई किया हेल्दी लीव्स के ऊपर, जो टोबैको के हेल्दी लीव्स थे उन पे अप्लाई किया। तो कुछ दिनों के बाद उसने देखा कि उस प्लांट को डिजीज़ हो गई थी। तो इस तरह से उसने फिल्टरेबल वायरसेस की टर्म को इंट्रोड्यूस करवाया कि ऐसे वायरसेस जो कि फ़िल्टर में से भी पास आउट हो जाते हैं, इससे उन पे अप्लाई किया। तो कुछ दिनों के बाद उसने देखा कि उस प्लांट को डिजीज़ हो गई थी। तो इस तरह से उसने फिल्टरेबल वायरसेस की टर्म को इंट्रोड्यूस करवाया कि ऐसे वायरसेस जो कि फ़िल्टर में से भी पास आउट हो जाते हैं। वायरसेस की टर्म को इंट्रोड्यूस करवाया कि ऐसे वायरसेस जो कि फ़िल्टर में से भी पास आउट हो जाते हैं। बाजरिंग ने 1898 में ये बताया था कि जो वायरसेस हैं वो भी रेप्लिकेट कर सकते हैं जैसे कि दूसरे और लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं वो रेप्लिकेट करते हैं। वायरसेस में भी एबिलिटी होती है कि वो रेप्लिकेट कर सकते हैं, अपने नंबर को बढ़ा सकते हैं। अब बाजरिंग साइंटिस्ट के नेम को आपने कैसे याद रखना है कि एक घर में होती है बीजी, तो ये BG, ठीक है, और BG को आपने भेजा था इंक लेने, इंक, BG लेके आई हैं इंक, तो इससे आपने याद रखना है बाजरिंग या बाईजी से भी आप याद रख सकते हैं। तो बाइजरिंग साइंटिस्ट ने रेप्लिकेशन प्रॉपर्टी को इंट्रोड्यूस करवाया था और उसने कहा था कि ये जो वायरसेस हैं वो सिर्फ रेप्लिकेट करते हैं होस्ट सेल के अंदर। जब ये
फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक बैक्टीरियोफेज है, ये एक बैक्टीरिया के अंदर जब जाएगा तो सिर्फ तभी जो है वो रेप्लिकेट कर सकेगा, अपना नंबर बढ़ा सकेगा, अदरवाइज ये रेप्लिकेट नहीं करेगा। एफ्टवर्ड एंड डी हैरेले ने इंडिपेंडेंटली आज़ादाना तौर पर डिस्कवर किए थे बैक्टीरियोफेजेस। बैक्टीरियोफेजेस ऐसे वायरसेस हैं जो सिर्फ बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं, बैक्टीरिया ईटर्स भी इनको कहते हैं। ये सिर्फ बैक्टीरिया को अटैक करते हैं और जब उन्हें अटैक करते हैं तो उनके सेल के स्ट्रक्चर को टोटली डिस्ट्रॉय कर देते हैं, उनको ख़त्म कर देते हैं। डब्ल्यू स्टैनले ने 1935 में वाज़िया किया था TMV के स्ट्रक्चर को, टोबैको मोज़ेक वायरस को। टोबैको मोज़ेक वायरस वो पहला वायरस है जिसको इंट्रोड्यूस करवाया गया था और इसीलिए इसके पहले वायरस होने की वजह से इस पे बहुत ज़्यादा काम भी किया गया। अब इसके स्ट्रक्चर को लेबॉर्ट्री में स्टडी किया गया और किस तरह से स्टडी किया गया कि इस वायरस के पहले क्रिस्टल्स बनाए गए। इन क्रिस्टल्स को एक मशीन होती है उसके थ्रू स्टडी किया गया और इस प्रोसेस को क्रिस्टलोग्राफी बोलते हैं। लैब के अंदर जैसे केमिकल्स के हम क्रिस्टल्स बनाते हैं, इसी तरह जो स्पेसिमेंस वगैरह जिसको हमें स्टडी करना होता है उसके क्रिस्टल्स बनाए जाते हैं। अब जब उस क्रिस्टल को स्टडी किया गया तो पता चला कि उसके अंदर जो प्रोटीन कंटेंट है TMV के अंदर वो बहुत ज़्यादा है। अब उसके बाद जो ये डब्ल्यू स्टैनले ने बताया था, अब उसके बाद जो साइंटिस्ट आए उन्होंने मज़ीद काम किया तो उस क्रिस्टल्स पर और पता चला कि उस क्रिस्टल के अंदर कांस्टेंट अमाउंट ऑफ RNA भी प्रेजेंट है। ये जो RNA है ये भी उसके अंदर पाया जाता है और एज अ जेनेटिक मटेरियल जो है ये RNA एक्ट कर रहा होता है। मज़ीद काम किया गया तो कुछ जो साइंटिस्ट ने ये भी बताया कि तमाम वायरसेस के अंदर प्रोटीन कंटेंट तो होता ही है, बल्कि उसके साथ साथ उसके अंदर जो है कुछ वायरसेस के अंदर DNA भी प्रेजेंट था। RNA के साथ RNA एज ए जेनेटिक मटेरियल पहले पता चला था, लेकिन बाद में ये भी बताया गया कि इनके अंदर DNA भी प्रेजेंट होता है कुछ वायरसेस के अंदर। अब वायरसेस के जो प्रोटीन कोड है उसके साथ जो कुछ मॉलिक्यूल्स अटैच होते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे कि कुछ वायरसेस के प्रोटीन कोड के साथ लिपिड्स या कार्बोहाइड्रेट्स अटैच होते हैं। लार्ज और कम्प्लेक्स वायरसेस की बात करें तो पॉक्स वायरसेस का नंबर सबसे पहले आता है। अब पॉक्स वायरसेस में क्योंकि प्रेजेंट है न्यूक्लिक एसिड और उसके साथ साथ उनके अंदर प्रेजेंट है इंटरनल मेम्ब्रेन बाउंडेड कंपार्टमेंट्स भी प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इनका स्ट्रक्चर कम्प्लेक्स है ज़रा। ये DNA का स्ट्रक्चर है, उसके साथ साथ ये मेम्ब्रेन बाउंडेड कंपार्टमेंट्स भी प्रेजेंट हैं पॉक्स वायरसेस के अंदर। So this was all about of today's lecture. If you have any questions, leave it down in the comment box below. If you haven't subscribed to my channel, hit the red subscribe button right now. I'll see you in the next video. Take care, bye bye, and Allah Hafiz.